गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास G7 समिट या G7 सम्मेलन जो कि 2021 में इंग्लैंड में हुआ है उससे शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक वर्ष यह सम्मेलन होता है और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह 2021 का जो G7 सम्मेलन है, G7 से मतलब 7 देशों का सम्मेलन है, यह उसका 47वां सम्मेलन था। ठीक है, और यह सम्मेलन 11 से 13 जून के बीच कहाँ पे? इंग्लैंड में उसके इंग्लैंड के साउथ ईस्ट क्षेत्र में एक जगह है कार्बिस बे कार्नवाल। कार्बिस बे कार्नवाल, इसी कार्बिस बे कार्नवाल पे जो कि इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यहीं पे यह G7 सम्मेलन संपन्न हुआ। तो इस पे जो इतने बात महत्वपूर्ण है, इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कौन सा सम्मेलन था, किस डेट को हुआ, किस देश में और कहाँ हुआ। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसको देखना है। ठीक है, अगर हम इसके थीम की बात करें तो जो थीम है इस सम्मेलन का, वो थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर, ये इस G7 का थीम था। तो प्रश्न इस पे भी बन सकता है और पूछे भी जाते हैं कि G7 सम्मेलन का थीम क्या था इस बार 2021 का। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। इस सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया? क्योंकि इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड ने ही इसकी मेज़बानी की, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि ये 2021 का सम्मेलन जो कि 47वां सम्मेलन था, इसका मेज़बान कौन था। या हो सकता है 2-3 पॉइंट पे दे दे A, B, C करके, पूछे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है वो हमें याद रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनते हैं और PCS में लगातार बन रहे हैं और इस तरह के प्रश्नों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अब फैक्चुअल वन लाइनर या वन सेंटेंस का कोई उस तरह का बन नहीं रहा है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और इसी तरह के बनाए जा रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये जो सम्मेलन 2021 में इंग्लैंड में हुआ, इसकी मेज़बानी ब्रिटेन ने ही की है और इस सम्मेलन में भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, दक्षिणी कोरिया है, दक्षिणी अफ्रीका है, वह दक्षिणी अफ्रीका, ये चारों देश अतिथि के रूप में, ठीक है, ये चारों देश गेस्ट कंट्री के रूप में या अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है जिस पे प्रश्न बन सकता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसे संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 11 कहा गया है। डेमोक्रेसी 11 कहा गया है। देखिए, डेमोक्रेसी 11 कहने के पीछे जो लॉजिक है वो समझ लीजिए। G7 में 7 देश ऑलरेडी हैं जो ये चारों से अलग हैं, फिर इन चारों को मिला दिया गया तो ये 11 हो गए। तो इसीलिए इस सम्मेलन को डेमोक्रेसी 11 सम्मेलन भी कहा गया है संयुक्त रूप से। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि कौन से सम्मेलन को 2021 के कौन से सम्मेलन को डेमोक्रेसी 11 का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये से याद रखना। देखिए, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है ऐसे ही पढ़ना है कि क्या क्या किस पॉइंट पे प्रश्न बन सकते हैं, वो ऐसे ही ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप इस तरह से टॉपिक को कवर करेंगे तो उससे आने वाले प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। और हमें इसी की कोशिश करनी है क्लास में, किसी भी टॉपिक को पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं किसी टॉपिक से, करंट अफेयर्स से, तो हमें इस पे काम करना है। ठीक है, अब अगला जो मुख्य बात है इससे जुड़ा हुआ वो यह है कि इसके जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो शामिल देश हैं
उसमें सबसे पहले यूएस का नाम आता है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस या यूएसए दोनों कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ठीक है। जापान, इटली और जर्मनी है। जापान, इटली एवं जर्मनी है। ये सब आप देखें ध्यान से, ये सब डेवलप्ड कंट्री है। क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री इसमें नहीं है। इन्हीं डेवलप्ड कंट्री का यह एक संगठन है G7, ठीक है। तो ये G7 में इन्हीं देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इस G47 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, फिर इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्राघी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता ही की, क्योंकि ब्रिटेन ने इसकी मेजबानी की, तो ब्रिटेन ने ही इसकी अध्यक्षता भी की। तो अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसके अध्यक्ष थे। बोरिस जॉनसन इसके अध्यक्ष थे। ये याद रखना है, ठीक है। यह चूंकि कोरोना का टाइम है, हम जानते हैं कोरोना के टाइम में आज के डेट में जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, वैश्विक सम्मेलन हो चाहे राष्ट्रीय सम्मेलन हो, ज़्यादातर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल माध्यम से ही इस सम्मेलन की शुरुआत की गई और भारत के तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से जो वैश्विक रूप से निपटने के लिए एक नारा दिया है। उस नारे का नाम है वन अर्थ वन हेल्थ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें एक नारा दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 में जो नारा दिया वो क्या था? वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। जिसे जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने भी अपना पूर्ण सपोर्ट दिया, पूर्ण समर्थन दिया, ठीक है। इंडिया को इस नारे के साथ समर्थन देने वाला राज्य स्टेट कौन था या देश कौन था? जर्मनी, ठीक है। इस नारे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी जो कि कोविड महामारी है उसको देखते हुए G7 के जो देश हैं से उनसे कोविड-19 टीके के लिए जो पेटेंट सुरक्षा है उसको हटाने की मांग की। मतलब कि अगर कोई नेशन कोई कोविड से जुड़ी हुई वैक्सीन है या कोई मेडिसिन है वो बना लेती है तो वो पेटेंट जैसे सुरक्षा से उसको हटा दे ताकि ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देखिए ये वैश्विक महामारी है, यानी एक देश से दूसरे देश से तेज़ी से फैल रही है। आप देख भी रहे हैं कई बार इसके वेव आ रहे हैं अलग अलग, कई बार एक देश से दूसरे देश में तेज़ी से कई बार फैले हैं। ये दूसरा तीसरा कई देशों में चौथा वेव चल रहा है, अपने देश में तीसरे वेव की बात की जा रही है। तो ये क्या है कि एक देश से दूसरे देश में तेज़ी से फैल रहा है। तो यह ज़रूरत है कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ आए और एक साथ इस पर काम करे, एक साथ अगर वैक्सीनेशन की बात हो, रोकने की बात हो, गाइडलाइंस की बात हो, तो एक साथ काम करके ही इसको इस वैश्विक महामारी को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक महामारी को देखते हुए G7 समूह के देशों से कोविड-19 टीके के लिए पेटेंट सुरक्षा को हटाने की मांग की, ठीक है। तो ये इंडिया के तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत बड़ा डिमांड है G7 देशों से। क्यों? क्योंकि G7 देश 7 विकसित देशों का समूह है। आप देख भी रहे हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली एवं जर्मनी, ये सब बड़े डेवलप्ड देश हैं जिनके यहाँ टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमी सब कुछ काफ़ी डेवलप अवस्था में है। तो इस तरह के देश अगर सामने आए, एकजुटता दिखाएं, तो इस कोविड महामारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसी का पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के देशों से करने की। ठीक है, प्रधानमंत्री की यह पहल पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए टॉपिक बड़ा है, इस पे प्रश्न पूछे की संभावना भी बहुत ज़्यादा है और यह हमेशा से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। हर साल करंट अफेयर्स का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब भी यह सम्मेलन। ठीक है, ब्रिटेन के कर्नवाल में जहाँ यह सम्मेलन हुआ 13 जून को, जो द्विवर्षीय G7 वार्षिक सम्मेलन में G7 देशों ने कोविड-19 को लेकर टीकाकरण के लिए 100 करोड़ डोज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। कितना? 100 करोड़ डोज वैक्सीनेशन का उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मतलब कि ये एक बहुत बड़ी पहल है एक विकसित देशों के द्वारा कि बड़े स्तर पे खासतौर से डेवलपिंग और अल्प विकसित देशों के लिए कि 100 करोड़ डोज उपलब्ध कराया जाए ताकि यहाँ इन देशों में तेज़ी से टीकाकरण हो सके और कोविड जैसे महामारी को रोका जा सके। ठीक है, इस 100 करोड़ डोज में 50 करोड़ डोज तो केवल अकेले USA ने के द्वारा दिया जाएगा और इसमें 10 करोड़ डोज ब्रिटेन के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। G7 के अनुसार 100 करोड़ डोज या कोविड टीके उपलब्ध करवाने में उन्हें लगभग 1 वर्ष का समय लग जाएगा। ये अगले 1 वर्ष में इसको उपलब्ध कराने की बात की गई है ताकि बड़े स्तर पे दुनिया के देशों में वैक्सीनेशन को तेज़ी से बढ़ाया जा सके और ख़ास तौर से अल्प विकसित या डेवलपिंग कंट्री में इस तरह के पहल के लिए G7 देशों ने कदम उठाया है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा चूँकि G7 पढ़ रहे हैं तो G7 से कई बार स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी पूछ लेता है, इससे जुड़े हुए बातें भी पूछ लेता है। तो संक्षिप्त एक परिचय देख लेते हैं G7 का। G7 तो हमने देखा ही, ये 7 जो देश हैं USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, ये देश इसके मेंबर हैं G7 के। ठीक है, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो 1975 में हुई थी, लेकिन उस समय ये G7 नहीं था बल्कि G6 था। ठीक है, जब 1975 में पहली बैठक हुई तो ये G6 था। इसमें एक देश जो कनाडा जो है वो 1976 में कनाडा शामिल हुआ था और तब जाके यह G7 बना। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रखना है इसको। 7 सदस्यों के होने के बाद से इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाने लगा। ठीक है, 1998 में, तब 1998 में इससे एक और देश जुड़ा जिसका नाम था रूस, और यह जब तक 1998 से रूस इस समूह में शामिल हो गया, लेकिन 2014 में इसने क्रीमिया पे अटैक कर लिया। क्रीमिया पे अटैक किया और क्रीमिया पे अटैक करके उसको कब्जा करने के बाद तो उसे बाहर कर दिया गया G7 से। क्रीमिया पे इसने अटैक किया 2014 में और उसी के बाद इसको G7 से बाहर कर दिया। जब तक रूस था तब तक इसे G8 कहा जा रहा था, यानी 98 में से यह G8 चल रहा था और 2014 में जब इसको बाहर कर दिया गया तो फिर यह G7 हो गया। ठीक है, और अब यह G7 ही है। ये बेसिकली किस तरह का काम करता है ये भी हम जान लेते हैं। G7 का जो मुख्य काम है वो जान लीजिए। G7 बेसिकली स्वतंत्रता पे यानी इंडिपेंडेंस पे, मानव के अधिकार पे यानी ह्यूमन राइट्स पे, लोकतंत्र पे, कानून के शासन पे, ठीक है, विकास पे, समृद्धि पे, ये G7 के जो सिद्धांत है वो इसी पे काम कर। ठीक है, इस पे स्वतंत्रता पे, नागरिकों की स्वतंत्रता हो या देश की स्वतंत्रता हो, मानव के अधिकार पे यानी ह्यूमन राइट्स पे, उनकी सुरक्षा पे, लोकतंत्र पे यानी डेमोक्रेसी को बढ़ाने पे, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने पे, डेमोक्रेसी को
बचाने पे कई सारे देशों में आप देख रहे होंगे कि कहीं मार्शल लॉ लगता है, कहीं डेमोक्रेसी का बहुत बड़े स्तर पर उल्लंघन होता है। तो इस तरह के चीज़ों को लेके भी यह जागरूक है। फिर कानून के शासन, मतलब लॉ को बनाने और लॉ के थ्रू शासन करने पे भी ये काम करता है। विकास और समृद्धि पे भी काम करता है, क्योंकि यह डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, ऐसी सिद्धांत पे ये काम करता है। यह खुद को क्या कहते हैं, मूल्यों के आदर करने वाला अपने आप को समूह मानता है। क्या G7 जो है इस पे काम करता है, यह कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज पे काम करता है। कम्युनिटी ऑफ वैल्यू पर काम करता है, ठीक है। ये भी हमको ध्यान रखना है, यानी मूल्यों का आदर करने वाला एक समूह अपने आप को मानता है, उसी पे काम करता है। आज भी यह जो 7 देश है, यह 7 देश दुनिया के 40% इकोनॉमी होल्ड करता है, ठीक है। यह लगभग 40% अर्थव्यवस्था इसमें निहित है। कुछ दशक पहले तो यह 70% तक था, लेकिन समय के साथ इसकी इकोनॉमी पे 40%, ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है कि यह इंडिया वर्ल्ड के 40% इकोनॉमी इस अर्थव्यवस्था का इन 7 देशों के अंतर्गत आती है। इन देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और किसी एक देश से में अगर नीतिगत बदलाव होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश पे भी या पूरी दुनिया पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये विकसित देश है, और ये विकसित देश अर्थव्यवस्था के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इन सारे फील्ड में काफ़ी डेवलप्ड हैं। अगर इनमें इनके यहाँ कोई भी पॉलिसी चेंज आता है, कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रभाव, जैसे अमेरिका में, अमेरिका का प्रभाव, अगर अमेरिका पे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया पे उसका असर दिखता है। इसीलिए ये जो 7 देश हैं, यह दुनिया के टॉप डेवलप्ड देशों में से, ठीक है, और इनकी इकोनॉमी 40% के बराबर है, और यह इनके यहाँ कोई भी इकोनॉमिक चेंज पूरी दुनिया पे प्रभाव डाल। अब अगर इस G7 कंट्री में के ऊपर इंडिया का के साथ इसके संबंधों को देखें, तो सबसे पहली बात कि फ़िलहाल जो भारत है वो G7 देशों में शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी वैश्विक जो पहचान है इकोनॉमी को लेके या अन्य फील्ड को लेके, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। कई बड़े देशों से उसके निकट के संबंध बन रहे हैं, बने हुए। आप अमेरिका के साथ संबंध देखें, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये सब देशों के साथ इसके संबंध काफ़ी तेज़ी से निकट हो रहे हैं। मतलब एक वैश्विक इकोनॉमी के रूप में ये भी अपना देश भी उभर के आ रहा है, इसीलिए इसके संबंध बड़े बड़े विकसित देशों से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि भारत को इस साल अतिथि देश या गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका के साथ, ठीक है, इन देशों के साथ साथ इंडिया के साथ साथ इन देशों को भी गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल किया गया। और यही इंडिया की बढ़ रही हैसियत, चाहे आर्थिक रूप से कहें, राजनीतिक रूप से कहें, तो बढ़ रही हैसियत को प्रदर्शित कर, ठीक है। तो इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सारे पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, कहीं से भी इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको कहीं से भी चूकना नहीं है, ठीक है। इस पे प्रश्न आने की संभावना मैक्सिमम है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जानने योग्य है। जमशेदजी टाटा का नाम आप लोग सुने होंगे। टाटा कंपनी इंडिया की बहुत ही पुरानी और फेमस कंपनी, ठीक है। इसी जमशेदजी टाटा के बारे में यह न्यूज़ है। कि जमशेदजी टाटा को पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानकर्ता या दानदाता के रूप में चुना गया है। पिछले 100 वर्षों में का आकलन किया गया है, और इसमें सबसे बड़े, इंडिया में नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़े दानदाता या दानकर्ता के रूप में चुना गया है पिछले 100 वर्षों में, ठीक है। एक रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट है हुरून और एडेलगिव फाउंडेशन के द्वारा। हुरून एवं
एडेल गिव फाउंडेशन। के द्वारा एक रिपोर्ट, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया और यह रिपोर्ट जो है जून 2021 में यह रिपोर्ट जो है पब्लिश किया। और इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, टॉप जो दुनिया के टॉप पिछले 100 वर्षों में दुनिया के टॉप 50 दान कर्ताओं की एक सूची तैयार की है। दुनिया के 50 दानकर्ताओं की एक सूची तैयार की गई है। उस सूची में जमशेदजी टाटा को प्रथम स्थान दिया। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़े दानकर्ता रहे हैं पूरे विश्व में। ये एक बहुत बड़ा न्यूज है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और उस डेवलपिंग कंट्री में कोई कंपनी के हेड, टाटा कंपनी के हेड जमशेदजी टाटा ने अब तक इस कंपनी के द्वारा, टाटा समूह के द्वारा अब तक 102 अरब डॉलर का दान दिया गया है। यानी करीब 75.70 खरब रुपये केवल परोपकार के लिए टाटा कंपनी के द्वारा खर्च किया गया। कितने? टाटा कंपनी के द्वारा, जिसके हेड कौन थे? जमशेदजी टाटा। इनके संस्थापक जमशेदजी टाटा ही थे। उस कंपनी के द्वारा अब तक पिछले 100 वर्षों में 102 अरब डॉलर यानी 75.70 करोड़ रुपये परोपकार के लिए दिया जा चुका है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला जो टाटा समूह है, इसके जो हेड है जमशेद जी, इस सूची में दान देने वाले में दुनिया के अन्य उद्यमियों से काफ़ी आगे हैं। मतलब क्या है कि अगर पहला रैंक इनका है तो दूसरे रैंक पे हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स का नाम भी आप लोग आए दिन चर्चा में देखते होंगे कि बहुत दान करते हैं, मेडिसिन से लेके सोशल सेक्टर के लिए, अलग अलग कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी दान करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए भी दान करते हैं। तो इन्होंने जो पिछले 100 वर्षों में इनका जो रिकॉर्ड है वो 74.6 अरब डॉलर का दान किसने किया है? बिल गेट्स ने। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दान किया। अगर इसको देखें और इसको देखें, जो रतन जी टाटा ने 102 अरब डॉलर किया और दूसरे रैंक पे रहने वाले बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने 74.6 अरब डॉलर का दान किया, तो इससे फ़र्क पता चल जाता है कि कितना बड़ा गैप है फर्स्ट रैंक और दूसरे रैंक दानकर्ताओं में। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यह न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहा है और इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, जमशेद जी टाटा ने अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दे दी, जो कि किसके लिए काम करता है? यह ट्रस्ट जो है, जमशेद जी टाटा ने अपनी लगभग 2/3 टाटा ने अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दे दी। और यह ट्रस्ट किसके लिए काम करता है? यह ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बहुत सारे सेक्टर्स के लिए काम करता है। आज भी काम कर रहा है। और यह जो काम है दान देने का, वो 1892 से ही टाटा समूह के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी लंबे समय से दान दिया जा रहा है और लगातार कंटिन्यूअस दान दिया जा रहा है। ठीक है, आप ये भी देखेंगे कोविड के समय में भी टाटा कंपनी के द्वारा बड़े स्तर पे दान दिया गया है। तो इस तरह के दान वो टाटा कंपनी के द्वारा हमेशा से दिया जाता रहा है। इसीलिए दुनिया के जमशेद जी टाटा जो हैं दुनिया के सबसे बड़े दानकर्ता पिछले 100 वर्षों में। ठीक है, अगर इस सूची में टाटा के अलावा इंडिया के अगर दूसरे तीसरे किसी का नाम आता है तो दूसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी हैं। ठीक है, जो कि 12वें स्थान पे हैं। अजीम प्रेम जी हैं जो कि 12वें स्थान पे हैं 50 लोगों में, दानकर्ताओं में। ठीक है, और इन्होंने अभी तक 22
अरब डॉलर की संपत्ति दान की है समाज के विकास के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारे बिंदुओं को हमने देख लिया है। इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसको ध्यान रखें। ठीक है, अब आते हैं एक न्यूज आया है, एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, लोकप्रियता के मामले में विश्व के सूची में कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना। ठीक है, अमेरिका की एक डाटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम क्या है, मॉर्निंग कंसल्ट। क्या नाम है? अमेरिका बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इस मॉर्निंग कंसल्ट फर्म ने जो सर्वे रिपोर्ट जारी किया है जून के महीने में, उसमें यह माना है या इसमें दुनिया के शीर्ष नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष पे रखा। किसको? नरेंद्र मोदी को, पीएम नरेंद्र मोदी को शीर्ष पे रखा है। ठीक है, ये किस कंपनी के द्वारा? यूएस बेस्ड एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, उसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। यह एक सर्वे रिपोर्ट है। ठीक है, और इसी सर्वे रिपोर्ट में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष स्थान पर, मोदी की लोकप्रियता को 100 में से 66% अंक मिले हैं। 100 में से 66% अंक मिले हैं। ठीक है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन, मून जे इन जैसे कुछ अन्य विश्व नेताओं की तुलना में अधिक है। मतलब अगर हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में ये जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने अभी हाल ही में, और जर्मनी के चांसलर है एंजेला मर्केल, ये काफ़ी वर्षों से वहाँ के चांसलर हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं दुनिया। जो बिडेन भी भाई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये भी काफ़ी चर्चित हैं। दक्षिण कोरिया जो कि एशिया का एक डेवलप्ड देश है, ठीक है, उसके राष्ट्रपति मून जे इन, ये सारे विश्व के प्रमुख नेता, प्रसिद्ध नेता हैं। इनकी तुलना में नरेंद्र मोदी को ज़्यादा अंक मिले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस सर्वे ने यह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को पूरे विश्व में दिखाने की या किस लेवल पे ये लोकप्रिय हैं यह प्रदर्शित किया इस सर्वे ने। इस सर्वे में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी सहित 13 देशों के नेताओं को शामिल किया गया था, जो कि काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और उसमें शीर्ष स्थान पर मोदी जी है। हालांकि सर्वे में यह भी बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है वो घटी है। यानी इससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को जो अंक मिले थे वो 84% मिले, पिछले एक वर्ष में यह डाउन होकर 66% हो। फिर भी यह दुनिया के शीर्ष नेताओं में, दुनिया के जितने भी नेता हैं उसमें शीर्ष पर। ठीक है, सर्वे में सिर्फ 3 देशों के नेताओं की रेटिंग जो है वो 60 के ऊपर है, यानी 60% से ऊपर के अंक 3 ही देशों के नेताओं को मिला। इसमें इटली के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रैगी, ठीक है, उनको मिला है। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उनको मिला है। कौन है? लोपेज ओब्रेडोर। इनको, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इटली के जो पीएम है मारियो ड्रैगी, उनको मिला है। और फिर मैक्सिको के राष्ट्रपति है लोपेज ओब्रेडोर, उनको मिला है सबसे ज़्यादा अंक। तो हमको ये याद रखना है, टॉप 3 नेताओं के बारे में पूछा जा सकता है तो इटली के पीएम और मैक्सिको के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग क्रम सजाने की बात करेगा तो सबसे शीर्ष पे तो मोदी जी हैं, उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी और मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर है। ठीक है,
तो इस तरीके से 5वें नंबर पे आती है एंजेला मर्केल और जो बिडेन 6वें नंबर पे आता है। ठीक है, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आते हैं। तो आपको टॉप 3 ही याद रखना है कि नरेंद्र मोदी, फिर इटली के प्रधानमंत्री, फिर मैक्सिको के राष्ट्रपति। इतना ही आपको याद रखना है कि लोकप्रियता की जो सूची तैयार की है, और ये याद रखना है कि किसके द्वारा यह सर्वे जारी किया गया है। तो यूएस बेस्ड इंटेलिजेंस फर्म है जो कि डेटा इंटेलिजेंस पे काम करता है, उसने एक सर्वे किया है, उसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है, तो ये प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अब जो अगला टॉपिक है वो यह है कि नाटो का 31वां औपचारिक शिखर बैठक हुआ। नाटो आप लोग को पता ही है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 1948 में की गई। ठीक है, यह जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यह बेसिकली इसका जो 31वां सम्मेलन हुआ है, यह कहाँ पे हुआ है? यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। ठीक है, और यह सम्मेलन में नाटो के सदस्य देशों ने कुछ प्रमुख मुद्दों या इशूज पर चर्चा की, नाटो के भविष्य को लेकर निर्णय किया। नाटो का एक एजेंडा है, एजेंडा 2000, नाटो 2030 एजेंडा, इस पे चर्चा हुई। ठीक है, इसी के अनुसार नाटो 2030 एजेंडे के अनुसार, ठीक है, नाटो को अनुकूलित करने के लिए ठोस उपायों को सहमति देने पे चर्चा हुई कि नाटो 2030 तक इसका स्वरूप, इसके काम, इसके जो मुद्दे हैं उस पर, उसके हिसाब से नाटो को में जो बदलाव लाने की बात हुई, इस पे चर्चा हुई है। कहाँ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जहाँ नाटो का 31वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? जून के महीने में, जून 2001। तो ये पूछा जा सकता है कि नाटो का ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो 31। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। ठीक है, नाटो का मतलब ये तो स्टैटिक जी का पार्ट है, आप लोग जानते भी होंगे, नॉर्थ अटलांटिक एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पार्ट है। ठीक है, सम्मेलन में जो चर्चा के विषय थे वो क्या क्या थे? सम्मेलन में जो चर्चा के विषय थे वो थे भू रणनीतिक वातावरण, उभरती जो टेक्नोलॉजी है उससे सामूहिक रक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे और सुरक्षा जैसे मुद्दे। क्योंकि नाटो का जो ऑर्गेनाइजेशन बना था वो सुरक्षा को लेके ही बना है। ठीक है, अभी नाटो में 30 देश शामिल हैं। ठीक है, जब यह नाटो बना था तो महज 12 देश इसमें थे। कितने थे? 12 देश थे। अब यह कितने हो गए? 30 देश हो गए। ठीक है, तो यह जो नाटो है वो 30 यूरोपीय और अमेरिकी देशों का एक क्या है? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, जिसमें सामूहिक रक्षा का एक वो क्या कहें सिस्टम जो है डेवलप किया गया कि ये जो 30 देश हैं इनमें से किसी भी देश पर अगर अटैक होता है तो ये मानेंगे कि हम सब पे अटैक हुआ और इसका जवाब देने की जिम्मेदारी 30 देशों पर। इस तरह का ये सैन्य संगठन है। ठीक है, इसमें 30 यूरोपीय देश और उत्तरी अमेरिका के देश शामिल है, यानी इनके सदस्य देशों की संख्या 30। जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो इसके सदस्य देशों की संख्या 12 थी, जो अब बढ़ के 30 हो गई। जो इस संगठन का सबसे बाद में जुड़ने वाला देश है, ठीक है, जो नवीनतम सदस्य हैं वो उत्तरी मैसेडोनिया है। ये जरूर याद रखिएगा, उत्तरी
मैसेडोनिया है, क्योंकि यूरोप का एक देश है। और यह कब जुड़ा है? फरवरी 2020 में इसका सदस्य बना है। तो ये आपको याद रखना है। इस पे जो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, अब पूछे जाते रहे हैं, कई बार पूछे गए हैं नाटो से प्रश्न। तो इस टॉपिक को, इस संस्था को भी आपको देखते हुए, ध्यान रखते हुए इसको तैयार करना है। ये क्या है? नाटो क्या है? एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मतलब क्या? इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली डेवलप की गई। ठीक है, तो इसको आपको याद रखें। इस पे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब अगला जो टॉपिक है वो चीन में बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, उसकी चर्चा करेंगे। कहाँ पे? दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध या डैम, यह कहाँ बनाया गया है? चीन में। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के दृष्टि से कि जल से विद्युत ऊर्जा तैयार की जाए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध, जिसका नाम है बैहतन बांध। क्या नाम है? बैहतन बांध। ठीक है, बैहतन डैम। इसकी 16 में से 2 इकाइयों या 2 यूनिट्स को शुरू किया। ठीक है, या मंजूरी चालू कर दिया। कब? जून के महीने में, जून 2021 में इसको शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए चर्चा में, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है बैहतन बांध। ये कहाँ है? चीन में। ठीक है, यह बांध जो है चीन के साउथ वेस्ट पार्ट में, चीन के साउथ वेस्ट पार्ट में, कहाँ पे? किस नदी पे है? जिन्सा नदी पे। जिन्सा नदी पे। ये जरूर याद रखना, ये नदी का नाम जरूर याद। कई बार इससे सीधे सीधे पूछ लेगा कि दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश ने बनाया है, तो चीन ने। किस नदी पे बनाया है, तो जिन्सा बांध पे। या बांध का नाम ना लेके सीधे पूछ दे कि जिन्सा नदी कहाँ है, क्योंकि ये बांध के कारण ये नदी चर्चा में, तो सीधे सीधे पूछ दे जिन्सा नदी कहाँ है, तो आपको ये नदी भी याद रखना है। इस पर सीधे सीधे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और सबसे खास बात है, ये जो बांध बनाए गए हैं यह आर्क बांध है। आर्क बांध है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, यह आर्क बांध है। और इसकी जो लंबाई है या इसकी वक्रता की जो लंबाई है वो कितना है? 289 मीटर। यह जो बांध है इसका स्वरूप ऐसा ही होगा, और इसको आर्क बांध का। यह बांध जो है जिन्सा नदी में बनाई गई है, जो कि चीन के साउथ वेस्ट में ये बहती है। ठीक है, और इससे कुल 16 यूनिट्स का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें से 2 यूनिट्स को अभी शुरू किया गया है, इसीलिए चर्चा में। ठीक है, चीन, अब एक चीज़ जान लें कि जब ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा जल विद्युत बांध को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि जब दूसरा है तो पहला के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चीन की एक नदी है, दूसरी नदी है, जिसका नाम है यांगत्से। चीन की दूसरी नदी जिसका नाम है यांगत्से, यांगत्से नदी। ठीक है, यह यांगत्से नदी पे एक डैम है जिसका नाम है थ्रो गॉर्जेस डैम। क्या नाम है? थ्रो गॉर्जेस बांध। यह दुनिया का, ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, जिसका परिचालन आज ही नहीं 2003 में ही चालू कर दिया गया था। चालू कर दिया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ा डैम है। तो हमने 2 नंबर भी देख लिया, और दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है वो किस पे है, चीन में ही है, यांगसी नदी पे। ठीक है, और पहला दूसरा बैथेतन बाढ़ है जो कि जिन्सा नदी पे है। और ये जो जिन्सा नदी है वो जिन्सा नदी ये यांगसी नदी की सहायक नदी है, यानी यांगसी नदी की सहायक नदी जिन्सा नदी है। यांगसी नदी पे पहला दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है, और जो कि 2003 में शुरू कर दिया गया था। और जिन्सा पे दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाया गया है, और यह जिन्सा नदी यांगसी नदी की सहायक नदी। ठीक है, इससे 16,000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला ये डैम है। जो ये डैम है बैहतन, इसकी टोटल क्षमता कितनी है, 16,000 मेगावाट। अभी इसने 2 यूनिट शुरू की है। जब ये 16 यूनिट शुरू कर देगा तो इसकी कुल क्षमता 16,000 मेगावाट होगी, और यह धीरे धीरे कर दिया जाए। अभी 2 ही शुरू किए गए हैं, लेकिन भविष्य में, निकट भविष्य में ही इसको सारे डैम को शुरू किया जाएगा। ठीक है, सारे यूनिट्स को शुरू। तो इस तरीके से इस टॉपिक पे ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना। अब एक और इंडेक्स है, उस इंडेक्स को ध्यान रखना है। वो इंडेक्स दान को लेके, अभी हमने दान को लेके एक देखा था, अब दूसरा देख लेते हैं। वो जो उसका इंडेक्स जो तैयार किया गया उसका नाम है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। यह ब्रिटेन की एक चैरिटेबल, ब्रिटेन में स्थित एक चैरिटेबल एंड फाउंडेशन, चैरिटीज एंड फाउंडेशन करके एक संस्था है। ठीक है, चैरिटी एंड फाउंडेशन। ठीक है, यह जिसको CAF भी कहते हैं, यह संस्था कहाँ पे है, लंदन में। इसी संस्था के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया, जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें दुनिया के 114 देशों की रैंकिंग दी गई है। कितना, 114 देशों की रैंकिंग दी गई है। यह रैंकिंग किससे जुड़ी हुई है, ये भी हम देख लेते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स अब आने लगे हैं नए नए, और नए नए इंडेक्स पे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत। ठीक है, यह जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स बेसिकली 3 मापदंडों पर आधारित है। और चैरिटी एंड जो फाउंडेशन है, CAF है, वो ब्रिटेन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के लिए जो दान देने को बढ़ावा देता है। इसके दुनिया भर में दान देने को बढ़ावा देता है, और इसी बढ़ावा को यह रैंकिंग के माध्यम से भी दिखाता है कि कौन से देश किस रैंकिंग पे, ताकि देशों के बीच इस तरह के परोपकार से संबंधित, कम्युनिटी के या लाइफ से जुड़े हुए परोपकार से संबंधित दान देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए जो चैरिटी एंड फाउंडेशन संस्था है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि लंदन में है, यही इस बढ़ावा को, दान की बढ़ावा को देने के लिए रैंकिंग जारी किया गया। ठीक है, 114 देशों की जो वर्ल्ड गिविंग रैंकिंग है, इस वर्ल्ड गिविंग रैंकिंग में, जो कि 2021 की रैंकिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा दानशील देश होने का सम्मान किसको मिला है, इंडोनेशिया को। आप सोच भी नहीं सकते, इंडोनेशिया को। एक चीज़ और हम इस रैंकिंग के माध्यम से देख पाएंगे कि जो देश जितना ज़्यादा डेवलप्ड है, उसमें दान देने की प्रवृत्ति उतना ही ज़्यादा कम, और जो देश डेवलपिंग है या कम डेवलप्ड है, उसमें दान देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। इस रैंकिंग या इस इंडेक्स ने यही दिखाने का प्रयास। ठीक है, और ये बहुत ही रोचक है कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन देशों में दान देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है।
ठीक है। तो इसमें जो पहला रैंक सबसे ज़्यादा दानशील देश होने का जो सम्मान मिला है वो इंडोनेशिया का मिला, और सबसे कम दान देने का जो सबसे कम दान देने का जो रैंकिंग मिला है जिस देश को, वो है जापान। आप जानते हैं कि जापान जो है बहुत ही डेवलप्ड देश है और वो सबसे कम दान देता है, यानी 114वें रैंक पे, 114 देशों के लिस्ट में सबसे निचले रैंक पे जापान आ जाता है। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो डेवलप्ड देश हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति बहुत कम। इसी दान देने वाले इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 14वां है, इंडिया का 14वां रैंक है, यानी यह बेहतर दान देने वाले देशों में टॉप 15 में है। वर्ष 2017 से 19 के बीच भारत की दान और परोपकारी गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। तेजी से यह प्रवृत्ति, दानशीलता की प्रवृत्ति भारत में 2017 से तीव्र गति से बढ़ी है, यानी भारत में 2017 से 2019 के बीच दान देने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है और इसी कारण यह 14वें रैंक, ठीक है। और 2020 में भी यह जारी रही है, मतलब दान देने की प्रवृत्ति 2020 में भी, लॉकडाउन में भी कम नहीं रहा, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दान दिए। रिपोर्ट के अनुसार 61% भारतीयों ने अपरिचित लोगों को, जिनको वो जानते नहीं थे, उनकी मदद की। अपरिचितों की मदद की है 61% भारतीय, और 34% लोगों ने धनराशि दी, यानी 100 में से 34% लोग दान करते हैं। इंडिया में ये दान किसी भी तरीके से करते हैं, लेकिन करते हैं। देखिए, इंडिया बहुत अमीर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अब बहुत पैसा नहीं है इस देश के पास, ठीक है। जनसंख्या के अनुपात में अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय भी कम है, लेकिन फिर भी दान देने जैसी प्रवृत्ति यहाँ बड़े स्तर पे, ठीक है। यह हमारे कल्चर का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि 2017 से ही 2020 तक का अगर ट्रेंड को देखें सर्वे के अनुसार, तो इंडिया में बड़े स्तर पे दान या परोपकार को लेके तेजी से वृद्धि हुई है, और 61% भारतीयों ने अपरिचित लोगों को मदद की, और 34% लोगों ने धनराशि जो है दान दी, मतलब धन के रूप में धनराशि जो है दान के रूप में दी है। तो ये हमें ध्यान है। सूचकांक में इंडोनेशिया के बाद दूसरा रैंक जो है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस देश का होगा। इंडोनेशिया के बाद दूसरा रैंक अफ्रीका के एक बहुत ही अल्प विकसित देश केन्या का है। सोच लीजिए दूसरा रैंक किसका है। चलिए नए पेज पर देखते हैं। दूसरा रैंक जो है वो केन्या का है, मतलब इंडोनेशिया फिर केन्या जो कि बहुत ही अल्प विकसित है। तीसरा नाइजीरिया का है। यहाँ दान देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा। चौथा म्यांमार है, ठीक है, और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। देखिए जितना अल्प विकसित या डेवलपिंग कंट्री वही दान देने वाले देशों की सूची में बेहतर रैंक पे। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 19वें स्थान पे और ब्रिटेन, अमेरिका 19वें स्थान पे और ब्रिटेन जो है वो 22वें स्थान पे। तो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। अगर इस देशों की सबसे निचली सूची देखें तो हम क्या देखे थे, जापान था, उसके बाद पुर्तगाल, जापान 114वें नंबर पे आता है, पुर्तगाल 113वें नंबर पे आता है, बेल्जियम 112वें नंबर पे आता है, इटली 111वें नंबर पर। यानी जितने डेवलप्ड देश हैं वो उनका दान देने की प्रवृत्ति कम देखी गई। आप इस रैंकिंग के थ्रू देख ही सकते हैं। अगर इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल 27वें स्थान पर आता है,
श्रीलंका 63वें स्थान पर। तो अगर एशिया में देखें या इंडिया के पड़ोसी देशों में देखें, भारत की स्थिति सबसे बेहतर दान देने वाली। तो इस तरह से इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया, कैसे कैसे इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। यह केन बेतवा लिंक परियोजना जो है नदी जोड़ो परियोजना का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? सॉरी, नदी जोड़ो परियोजना का एक पार्ट है। और अभी यह चर्चा में है। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से 22 मार्च 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के उपस्थिति में केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। केन बेतवा लिंक परियोजना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, तभी इस तरह की नदी जोड़ो परियोजना को बल दिया गया। इस तरह के परियोजना की बात हुई और एक समझौता भी हुआ। ठीक है, एक कमेटी भी बनी और इस पर एक रिपोर्ट भी आई और इस रिपोर्ट का सकारात्मक पहलू था कि इस बहुत सारे नदियों को आपस में जोड़ने की बात की गई। ये नदियों को आपस में जोड़ने की बात इसलिए की गई क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र इन नदियों के जोड़ने से सिंचाई हो, पेयजल हो या अन्य किसी या विद्युत की आपूर्ति हो, इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते थे, लाभ प्राप्त कर सकते थे। दूसरा, कई सारे नदियाँ थी जो बाढ़ से प्रभावित थी, जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था, और कुछ नदियाँ जो थी वो वर्ष भर पानी में नहीं रहता था। तो वर्ष भर पानी बाढ़ वाले इलाके को सूखे वाले क्षेत्र के नदियों से जोड़ने का एक वो किया गया, परियोजना या नदी जोड़ो परियोजना के रूप में उसको फलीभूत करने का प्रयास किया गया, ताकि सूखे क्षेत्र को बाढ़ वाले क्षेत्र के नदियों से जोड़ के जल की ज़रूरत को सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाना, ताकि पेयजल, सिंचाई, सारे क्षेत्रों या विद्युत से जुड़े हुए मुद्दे को का समाधान किया जा सके और उस क्षेत्र के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। इसी परियोजना का हिस्सा है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में क्या है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच यह केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे एक ऐतिहासिक समझौता या ऐतिहासिक हस्ताक्षर हो। यह परियोजना, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदी को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है, एक पहली परियोजना थी जिसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत जाना जाता है। ठीक है, यह परियोजना के अंतर्गत केन नदी, यह केन नदी कहाँ है? केन नदी जो कि मध्य प्रदेश में, और बेतवा नदी जो कि यूपी में है। ठीक है, इनको इसके अंतर्गत क्या है, केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जाएगा और यह दोनों नदियाँ क्या है, यमुना की सहायक नदी। ये दोनों जो है किसकी? यमुना की सहायक नदी, सहायक नदी, ये भी याद रखना है। इसमें क्या होगा, इस परियोजना के थ्रू केन नदी के पानी को, या जो बाढ़ आता है या उसमें सालों भर जो पानी होता है, उसको बेतवा नदी से जोड़ के इस बेतवा नदी में उसके पानी को भेजा जाएगा। ठीक है, और ये दोनों नदी यमुना की सहायक। इस परियोजना में 77 मीटर ऊंचे, 77 मीटर ऊंचा बांध जो है वो, और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध, ठीक है, का निर्माण किया जाएगा। कौन सा बांध? दौधन बांध। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दौधन बांध इन दो नदी जोड़ो परियोजना का पार्ट है, तो यह केन बेतवा लिंक परियोजना का पार्ट है दौधन बांध।
यह कितना 77 मीटर ऊंचा होगा और 2 किलोमीटर चौड़ा होगा, ठीक है। और 230 मीटर लंबा एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। 230 किलोमीटर लंबा नहर का निर्माण किया जाएगा और इसी नहर के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना। यह परियोजना जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम या अल्प विकसित क्षेत्र है बुंदेलखंड, जहाँ पानी और इस सारी चीज़ों की या सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी है। तो यह परियोजना जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी के भयंकर कमी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश का पन्ना डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुर, ये जो जिले हैं यह एमपी के जिले हैं, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये सब एमपी के जिले हैं। और उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सब बुंदेलखंड का क्षेत्र में आता है। ये सब बुंदेलखंड के जिले हैं। ये सारे जिले कहीं ना कहीं पानी और सूखे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इनको इस तरह की परियोजना से, बेन केतवा लिंक परियोजना से बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचे, चाहे सिंचाई के फील्ड में है, पेयजल के फील्ड में, या चाहे विद्युत उत्पादन के। तो इस परियोजना का लाभ बहुत ज़्यादा बुंदेलखंड के क्षेत्र, जो कि बहुत ही अल्प विकसित है, बहुत ही पिछड़ा है आर्थिक रूप से, या कृषि के तौर पे भी देखें तो ये सिंचाई का साधन उपलब्ध होने इस परियोजना के माध्यम से काफ़ी डेवलप होने की है। इस परियोजना से लगभग 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पूरे वर्ष जल जो है उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि परियोजना कितना बड़ा है, 10,62,000 हेक्टेयर। भूमि की सिंचाई संभव होगी इस परियोजना के माध्यम से। तो इतना कृषि के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही साथ लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो पाएगी। 62 लाख लोगों को पेयजल मिल पाएगा। देखें ये नदी जोड़ो परियोजना कितना महत्वपूर्ण है, जिसको लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से ही यह परियोजना पे काम हो रहा था, और यह उसका परिणाम देखा जा रहा है कि अभी ये समझौता संभव हो पाया। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पानी को लेके बार बार टकराव है, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। यहाँ पानी को लेके कई बार टकराव होते रहे हैं, कई सारे मुद्दे आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और जो अंतर्राष्ट्रीय जो नदी को लेके जो कमीशन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते रहे हैं, विवाद लेकिन ख़त्म नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा पहल है एमपी और यूपी के राज्यों के द्वारा कि देश या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा गया है, न कि राज्यों के हित को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया, ठीक है। बल्कि ये ध्यान रखा गया है कि पूरे क्षेत्र का विकास, पूरे देश का विकास इस परियोजना के माध्यम से होना चाहिए, ठीक है। यानी राज्य के ऊपर देश के डेवलपमेंट को वरीयता दी गई है, राज्यों के साथ साथ देश के विकास को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। इससे 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी और 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी हो सकेगा। तो समझ गए, सिंचाई लगभग कृषि भूमि 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का सिंचाई हो सकेगा, 62 लाख लोगों को पेयजल मिल सकेगा, 103 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। देश की यह पहली नदी जोड़ो परियोजना के जरिए उत्तर प्रदेश का महोबा, हमीरपुर, झांसी में पहले से बने हुए बांधों से में भी जो पानी है वो उपलब्ध कराया जाएगा। और यह बांध, ठीक है, विगत कई वर्षों से भरे नहीं है, लेकिन इन नदी जल परियोजनाओं के माध्यम से यह क्षेत्र का सर्वांगीण विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट संभव हो, ठीक है। तो इसीलिए यह परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो अच्छे से पढ़िए, अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको कोई नया टॉपिक जानना हो
तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को अपने क्लास में इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जा सके। थैंक यू सो मच।